नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हो गई है 13 जून 2020 शनिवार। तो ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा टमाटर, मेहनत से लगाई अपनी फसलों को खुद नष्ट कर रहे किसान। इसके बाद हम जानेंगे होटल में एंट्री से पहले फार्म भरे, सामान डिसइंफेक्ट कराएं, इन बातों का भी रखे ख्याल। इसके बाद हम जानेंगे तो क्या पराठे पर देना होगा 18% GST, जानिए क्या कहता है कानून। इसके अलावा एक और बैंक पर RBI की बड़ी कार्रवाई, 6 महीने के लिए फंसा ग्राहकों का पैसा। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे स्कूल खोलने पर फैसला, अगस्त में जुलाई में होंगे एडमिशन। 19 लाख किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त मिलेगी। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो गई। इनमें से 33% पॉजिटिव मरीज अकेले महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। 54,000 मामलों के साथ मुंबई में हालात सबसे खराब है। ये आंकड़े covid19india.org के आधार पर है। मरीजों के मामले में महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे, दिल्ली तीसरे, गुजरात चौथे और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। एक दिन पहले ही भारत में मरीजों की संख्या स्पेन और ब्रिटेन से ज्यादा हुई थी। अब भारत दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश है। उधर गुजरात में कोरोना से मौतों की दर 9.16% हो गई। अहमदाबाद में मृत्यु दर 10.27 है। राज्य में अब तक 15,635 केस मिल चुके हैं, जबकि कुल 1,385 मौतें हुई है। इनमें से 1,117 81% की जान सिर्फ अहमदाबाद में गई। शहर में बीते 10 दिन में 250 मरीजों ने दम तोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा टमाटर, मेहनत से लगाई अपनी फसलों को खुद नष्ट कर रहे किसान। हरियाणा का यमुनानगर टमाटर उत्पादन में प्रदेश में नंबर 1 पर है, लेकिन टमाटर की बिक्री का मूल्य इस समय इतना गिर चुका है कि टमाटर उत्पादकों को लागत भी वसूल नहीं हो पा रही, जिसके चलते टमाटर उत्पादक अपनी फसलों को नष्ट करने लगे हैं। यमुनानगर जिले में टमाटर की भारी पैदावार होती है। यमुनानगर के साडोरा, रांदौर व जगाधरी ब्लॉक में कई गांव ऐसे हैं जहां टमाटर की भरपूर खेती होती है। पिछले काफी समय से किसानों को टमाटर का सही मूल्य नहीं मिल रहा। इस बार टमाटर का रेट सबसे न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। टमाटर उत्पादकों का कहना है कि उनके लाखों रुपए लगाकर टमाटर तैयार किए, लेकिन अब यह 1 रुपए किलो तक भी नहीं बिक रहा, जिसके चलते किसानों ने टमाटर को फेंकना शुरू कर दिया और खेतों में लगे पौधों को भी उखाड़ना शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। होटल में एंट्री से पहले फार्म भरे, सामान डिसइंफेक्ट कराएं, इन बातों का भी रखे ख्याल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया है। नियमों के तौर पर तो इस गाइडलाइंस में कोई नया बदलाव नहीं किया गया, लेकिन डूडल्स के जरिए सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए वहां की स्थिति के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश किया कि वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इन पिक्टोरियल गाइडलाइंस में सरकार ने सबसे पहले ये समझाया कि आमतौर पर लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे खुद को सुरक्षित रखना होगा। इस गाइडलाइंस में सरकार ने साफ कहा है कि हम अनलॉक के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में सभी को पब्लिक प्लेस पर उचित व्यवहार करना होगा ताकि कोरोना वायरस को मात दी जा सके। आइए जानते हैं कि होटल व रेस्टोरेंट में जाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जल्द बदल जाएगा बैंकिंग का तरीका, इन 5 बड़े बैंकों ने मिलाया व्हाट्सएप के साथ हाथ। कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने लॉकडाउन में कैश का यूज कम कर दिया है, जिस वजह से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का यूज बढ़ गया है। इसी को देखते हुए कई बैंकों ने व्हाट्सएप से हाथ मिलाया है। अब ग्राहकों को मैसेजिंग ऐप के जरिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यह बैंक और व्हाट्सएप दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। फेसबुक के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी ने कुछ बड़े बैंकों के साथ अपनी मौजूदा पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है। इन बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और RBL बैंक शामिल है। बैंक ग्राहकों को ऐप के जरिए देंगे ये सेवाएं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन है बैंकों को बैलेंस इंक्वायरी, रूटीन अपडेट, मॉरेटोरियम सुविधा, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और कुछ मामूली से बचत खाता खोलने जैसी बुनियादी सेवाएं देने में मदद की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दोस्तों, तो क्या पराठे पर देना होगा 18% GST, जानिए क्या कहता है कानून। शायद ही आपने कभी पराठा या रोटी खाने से पहले उनके अंतर के बारे में सोचा होगा। आमतौर पर भारत में दोनों को ही एक ही तरह की ग्रेवी या ग्रिल्ड फ्राइड फूड के साथ खाया जाता है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के लिए पराठे और रोटी में बहुत बड़ा अंतर है और यही कारण है कि पराठे पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने अपने एक फैसले में कहा है कि पराठे पर 18% GST लगेगी, दूसरी तरफ रोटी पर 18% की GST दे नहीं होगी। कैसे शुरू हुई पराठे और रोटी पर GST की कहानी, आइए बताते हैं।
दरअसल एक प्राइवेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने AAR के पास निवेदन किया था। इस आवेदन में कंपनी ने कहा कि पराठा को खाखरा, प्लेन, चपाती या रोटी के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। जीएसटी नोटिफिकेशन के शेड्यूल 1 के एंट्री 99A के तहत रोटी पर 5% जीएसटी देनी होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। एक और बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 6 महीने के लिए फंसा ग्राहकों का पैसा। ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार बैंकों पर सख्ती दिखा रहा है। यही वजह है कि आरबीआई ने बीते कुछ सालों में देश के कई बड़े बैंकों या छोटे बैंकों पर कार्रवाई की है। किसी बैंक पर जुर्माना लगाया तो किसी पर पाबंदियां लगा दी है। हालांकि पाबंदियों की वजह से ग्राहकों को दिक्कत जरूर आई। अब आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने इस बैंक पर 6 महीने के लिए कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इसके तहत 6 महीने के लिए ग्राहकों को नए लोन देने और डिपॉजिट स्वीकार करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा इस सहकारी बैंक से किसी डिपॉजिट्स को रकम की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गृह मंत्रालय ने कहा राजमार्गों पर बसों, ट्रेनों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले कुछ महीनों से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में इसी महीने की शुरुआत से छूट दे दी गई है। अनलॉक 1 का पहला चरण लागू है। कई तरह की रियायतों और नियमों के साथ इसे लागू किया गया है। इसके लिए नियमों और दिशा निर्देशों में नए बदलाव किए गए हैं। इसे लेकर बृहस्पतिवार को एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला ने निर्देशों को स्पष्ट किया। भल्ला ने कहा अनलॉक 1 के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही की कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है। यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। स्कूल खोलने पर फैसला, अगस्त में जुलाई में होंगे एडमिशन। 19 लाख किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सड़कों पर भीड़ भी बढ़ी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक ली। इस बैठक में फैसला लिया गया कि राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त की रकम किसानों को दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। प्रदेश में मास्क लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शुरू करने पर फैसला अगस्त के महीने में लिया जाएगा। बैठक के बाद कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से स्कूल और कॉलेज की रेगुलर क्लास के बारे में विचार किया जाएगा। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर लोगों से 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। पहले की तरह सभा और समारोह के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मंडी से बाहर नई कृषि कारोबार की व्यवस्था में किसान को नहीं मिलेगा एमएसपी का लाभ। मोदी सरकार ने पिछले सप्ताह कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों का ऐलान करते हुए किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस को लागू कर दिया। किसान संगठन इन दिनों इसकी बारीकियां समझने में जुट गए हैं। देश के 62 किसानों संगठनों की संस्था राष्ट्रीय किसान महासंघ ने कहा कि इस अध्यादेश का अध्ययन करने पर पता चल रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली व्यवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलना चाहती है। महासंघ के संस्थापक सदस्य और कृषि मामलों में जानकार विनोद आनंद कहते हैं कि सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज तय एसएमपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया। दोस्तों चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। चांदी की कीमतों में आई इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट, जानिए 10 ग्राम सोने के नए भाव। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 153 रुपए तक बढ़ गए। वहीं चांदी की कीमतों में 665 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें गिर सकती है, क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है और अर्थव्यवस्थाएं खुल रही है। इसलिए शेयर बाजार की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। ऐसे में निवेशक अब सोने में तेज मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सोने का नया भाव। शुक्रवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 47,991 रुपए बढ़कर 48,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं गुरुवार को 10 ग्राम सोने के दाम 47,713 रुपए से बढ़कर 48,190 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं इससे पहले बुधवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें 47,419 रुपए से बढ़कर 47,664 रुपए हो गई थी। इस दौरान कीमतों में 245 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं।
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोरोना के बीच 25% दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी दी। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होने की उम्मीद बढ़ गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश में खेलों की वापसी को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले महीने से दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत होगी। हालांकि शुरुआती फेज में 25% दर्शक ही स्टेडियम में आ सकेंगे। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी, यह बदलाव खेल प्रतियोगिताओं, फेस्टिवल और कॉन्सर्ट पर लागू होंगे। जिस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 40,000 है, वहां शुरुआत में 10,000 दर्शक ही आ सकेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी गाइडलाइन बना रही है। मॉरिसन ने आगे कहा कि इसके लिए बड़ा और खुला स्थान होना चाहिए। इसमें सीटें भी उचित दूरी पर होनी चाहिए। इसमें टिकट देने की जरूरत होगी ताकि लोग समझ सके कि कितने लोग उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से सार्वजनिक स्थलों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी संक्रमित। ब्राजील में 29 जुलाई तक अमेरिका से ज्यादा मौतें होंगी। दुनिया में अब तक 76 लाख से ज्यादा मरीज। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,24,228 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 76,16,782 हो गया। इसी दौरान 38,55,068 लोग स्वस्थ भी हुए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना संक्रमित पाई गई। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। उनके पति और बच्चे संक्रमित नहीं है। वहीं ब्राजील में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते रहे तो 29 जुलाई तक यहां अमेरिका से भी ज्यादा मौतें होंगी। 29 जुलाई तक ब्राजील में 1,37,500 से ज्यादा जाने जाएंगी, जबकि अमेरिका में 1,37,000 मौतें हो सकती हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। इंडस्ट्री और वर्कर्स को एक दूसरे की जरूरत होती है, वे आपस में विवाद सुलझाएं। अगर लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कंपनियां अपने वर्कर्स को पूरी सैलरी देने में नाकाम रही है तो उन पर अभी सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आपस में विवाद सुलझाने पर जोर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी। सुनवाई की तारीख तय नहीं है। सवाल जवाब में समझे पूरा मामला। गृह मंत्रालय के किस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? गृह मंत्रालय ने 29 मई को एक ऑर्डर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जब देश भर में लॉकडाउन चल रहा है तब सभी एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को तय तारीख पर सैलरी दे और इसमें कोई कटौती ना करे। गृह मंत्रालय का यह ऑर्डर लॉकडाउन के 54 दिनों के लिए था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।